आज का हमारा टॉपिक नंबर 3 है और इस टॉपिक को पर्पस ऑफ असेसमेंट के नाम से आपकी आउटलाइन में ये अवेलेबल है। और इसमें हम देखेंगे कि असेसमेंट बेसिकली क्या रोल प्ले करती है और असेसमेंट की क्यों जाती है। एज़ यू ऑल नो, पिछले 2 टॉपिक्स में हम असेसमेंट को बहुत डिटेल से देख चुके हैं और असेसमेंट की डेफिनेशन, असेसमेंट इवैल्यूएशन, टेस्ट और मेजरमेंट के डिफरेंस को देख चुके हैं। इवन हम असेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स देख चुके हैं और पर्पस ऑफ असेसमेंट का एक थोड़ा सा व्यू भी मैं पिछली 2 टॉपिक्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन आज चूंकि ये एक थर्ड हमारी आउटलाइन का टॉपिक है तो इसे अलग से डिस्कस करना भी ज़रूरी था। As you all know, the primary aim of assessment is to support student learning. The process of assessment, when done well, will engage students in behavior and activities that support them to learn what you want them to. एक टीचर के लिए असेसमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि ये हमारी उस चीज़ में सपोर्ट करती है कि हम अपने स्टूडेंट को क्या सिखाना चाहते हैं। द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट उस वक़्त ख़त्म होता है जब हम अपने स्टूडेंट के बिहेवियर और एक्टिविटीज़ को उस लेवल तक ले आते हैं जिस लेवल तक हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन किए होते हैं कि हमें इनसे क्या चीज़ चाहिए, हम इन्हें क्या बनाना चाहते हैं। एज यू नो, हमने असेसमेंट की 4 टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट देखी थी। क्लासरूम असेसमेंट दैट इज़ बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। हमने प्लेसमेंट असेसमेंट देखी थी, टू गिव सम स्टूडेंट्स ग्रेजुअल स्टेप्स उनकी डिफरेंट जगहों पे प्लेस करने के लिए हम जो असेसमेंट करते हैं उसे प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। स्टूडेंट की क्लासरूम के एंड पे जो असेसमेंट की जाती है, जिसमें हम एक बच्चे के टर्म पेपर लेते हैं, उसके अचीवमेंट टेस्ट देखते हैं, उसके फाइनल एग्ज़ाम देखते हैं, उसका प्रोजेक्ट देखते हैं, दैट इज़ सुमेटिव असेसमेंट। और उसके साथ हमने डायग्नोस्टिक असेसमेंट देखी थी। वो एक ऐसी असेसमेंट है जिसमें हम उन बच्चों को ढूंढते हैं जिन बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, या इन अदर वर्ड वी कैन से कि एक स्टूडेंट जो हमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, उसके प्रॉब्लम को लेके टीचर जब उसे ऑब्जर्व करता है और उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करता है, उसे रेमेडी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, दैट इज़ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सो असेसमेंट बेसिकली हमारे लिए क्या है? दैट इज़ फॉर द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट हैव और स्टूडेंट लर्न एंड हाउ वेल हैव दे लर्न इट। Next, what are the basic purposes of assessment? First of all, to find out if students have mastered a concept or skill. एक टीचर एक क्लास में आने से पहले कुछ चीज़ों की प्लानिंग करता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। लेट्स से कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है हमारा कतारबंदी के असूल। हम कतारबंदी के असूल बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? बेसिक उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? उसका एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि बच्चों को ये पता चले कि क्यों बनाने से काम कितनी आसानी से, कितनी ज़ाब्ते के साथ हो सकता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये मेरे बाद आया, ये मेरे पहले आया, बल्कि लोग एक लाइन में होंगे तो वो आसानी से अपने उस टाइम के मुताबिक उस जगह तक पहुंच जाएंगे जिस टाइम का वहां से वहां तक फासला है जहां वो पहुंचना चाह रहे हैं, और हर एक को इक्वल बराबर जो है वहां जाने का मौका मिलेगा। सो स्टूडेंट को एक कॉन्सेप्ट दिया गया और उसके बाद उसको वो कॉन्सेप्ट एक टॉपिक की सूरत में पढ़ाया गया, उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के ज़रिए बताया गया कि चूंटियाँ कतार क्यों बनाती हैं, या डिफरेंट परिंदे वगैरह झुंड में जब उड़ते हैं तो वो किस तरतीब से उड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह की एग्जाम्पल से एक बच्चे को एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और ये स्किल उसके अंदर डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि जो कॉन्सेप्ट उसे दिया जा रहा है वो उसको प्रैक्टिकली कहीं यूटिलाइज करने के काबिल हो। To motivate student to engage more in learning. Obviously, when results are good, student will like to study more. जब उसके results अच्छे आते हैं, जब उसे appreciation मिलती है, जब उसे motivation मिलता है, जब उसे positive gestures नज़र आते हैं, तो वो next time उससे भी ज़्यादा कोशिश करता है कि मुझे इससे भी ज़्यादा आगे आना है। टीचर का बकअप करना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मज़ीद इंक्रीज करता है। To make students learn by stressing on application and reasoning the skills. जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं अगर वो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल हैं तो लिटरली 1 दिन या 2 दिन के बाद बच्चे उन चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि कॉन्सेप्चुअल भी हों और उसके साथ उनको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करवाई जाएं या उनको एक्टिविटीज़ में अपने साथ इन्वॉल्व किया जाए और एक्टिविटीज़ से इस चीज़ को देखा जाए कि बच्चे की इस चीज़ के ऊपर कैसी ग्रिप है, तो उस चीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे और लाइफ लॉन्ग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हम बच्चे को एक ऐसे लिख के देते हैं 10 लाइंस का और हम उसे कहते हैं कि ये 10 लाइंस का ऐसे तुमने याद करके आना है। ऑब्वियसली इसमें बच्चे की कोई खास एफर्ट नहीं है। उसको अगर मैं 20 लाइंस भी देती तो वो 20 लाइंस को भी रोट मेमोराइजेशन से कहीं ना कहीं अपने ब्रेन में फिक्स कर लेता। लेकिन अगर मैं बच्चे को 20 वर्ड्स दे दूँ और उसे कहूँ कि 20 लाइंस को खुद बिल्ड करो, वो लाइंस खुद बनाए, और उसे ये बताया जाए कि उन 20 लाइंस को वो जैसे भी लिख सकता है, जितनी मर्जी लंबी लाइन लिख सकता है, इससे क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिविटी, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो किन चीज़ों को देखता है, वो क्या विजुअलाइज करता है, उसकी ग्रामर की क्या मिस्टेक्स है, उसकी चीज़ों के ऊपर, ग्रामर के ऊपर कितनी ग्रिप है, ये सब चीज़ें टीचर के सामने आती हैं। टू हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट अ सब्जेक्ट। जब आप एक सब्जेक्ट, मुझे मैथमेटिक्स लाइफ लॉन्ग कभी अच्छा नहीं लगा। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि जो हमारी मैम थी वो पढ़ाती कम थी और बच्चों को मारती ज़्यादा थी। तो हमेशा इस बात का स्ट्रेस होता था, हॉरर होता था कि मैम अभी मारेंगी, अभी मारेंगी, अभी मुझे एक लग जाएगी। उनकी स्लैप, उनका गुस्सा, उनका डर, दैट वाज अ थिंग जिससे हमेशा मैं उस सब्जेक्ट को अवॉइड करती थी और मैं कोशिश करती थी कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना ना पड़े, बल्कि ऐसा हो कि ये सब्जेक्ट मेरी ज़िंदगी में ना हो, मुझे क्लास में मैम आई ही नहीं, मैम छुट्टी करना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मुझे उस सब्जेक्ट से दूर लेगी। लेकिन जब आपकी असेसमेंट प्रॉपर होती है, आप एक बच्चे को क्लास में लेके आते हैं, उसकी इंटेंशंस नहीं है, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली एक्टिविटीज़ के ज़रिए या उसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उसकी प्रॉपर असेसमेंट 3 डेज़ के बाद, एक हफ्ते के बाद, टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप बच्चे के बार बार टेस्ट लेते हैं, उनके ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनसे ओरल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इस सूरत में क्या होता है कि बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। वो ना चाहते हुए भी उस चीज़ में इंजल हो जाता है जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही होती। टू लेट द पेरेंट्स नो द एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि मेक योर फाइल, अपना पोर्टफोलियो प्रिपेयर करें, और पोर्टफोलियो प्रिपरेशन में हम उनसे कहते हैं कि जो आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं या आपके क्विज अरेंज करवाए जा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स भी साथ साथ उसमें लगाते जाए। स्कूल लेवल पे तो बच्चों की मदर टीचर मीटिंग मंथली होती ही है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में चूंकि पेरेंट्स का रोल इतना नहीं रहता, लेकिन असेसमेंट, टेस्टिंग से और बार बार बच्चों के क्लास टेस्ट या उनकी रिपोर्ट्स के साथ हम उनके पेरेंट्स तक उनकी रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं कि आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस है, क्या परफॉर्मेंस है, उसकी सब्जेक्ट पे कितनी ग्रिप है। और ऑब्वियसली अगर किसी के बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी जिसको हम टेस्टिंग के जरिए डायग्नोज करेंगे, तो हम उनके पेरेंट्स को ऑन एंड ऑफ मीटिंग्स के लिए बुला सकते हैं। टू कन्वे टीचर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है, व्हाट आई वांट यू। मैं आपको कुछ क्वेश्चन, क्लास में हम एक कॉन्सेप्चुअल पेपर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद हम उससे कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाते हैं और खुद क्वेश्चन टीचर्स भी प्रिपेयर करते हैं, और बच्चों को कहा जाता है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपके जहन में जो चीज़ें आती हैं उनको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें। या हम अक्सर ऐसा भी करते हैं कि बच्चों से एमसीक्यूज के साथ कुछ टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली उसका बैकग्राउंड क्या होता है, टीचर वांट टू नो कि मुझे इससे जो एक्सपेक्टेशन थी, मुझे इससे जो उम्मीद थी, क्या ये स्टूडेंट उस उम्मीद तक पूरा पहुंचा जो मेरा ऑब्जेक्टिव था। क्या मैंने अपना वो ऑब्जेक्टिव अटेन कर लिया, क्या मेरी टीचिंग इतनी पावरफुल थी कि बच्चे को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, उसमें ये स्किल जो थी वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। टू लेट द स्टूडेंट्स नो देयर एकेडमिक प्रोग्रेस। बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस के बारे में बच्चों को खुद भी टाइम टू टाइम असेसमेंट के जरिए पता चलता रहता है। टू लेट द स्टूडेंट्स नो व्हाट दे नीड टू फोकस ऑन द इम्प्रूव देयर एकेडमिक स्टैंडिंग्स। और एक बच्चा कुछ भी करके अपनी पोजीशन को हाई करने की कोशिश कर सकता है। टाइम टू टाइम उनको परफॉर्मेंसेस पता चलती रहती हैं, तो वो उसी के मुताबिक, उसी नीड के मुताबिक ज़्यादा टाइम उन सब्जेक्ट्स को देते हैं जिनमें उनकी परफॉर्मेंस कम आ रही होती है। टू इनकरेज स्टूडेंट्स सेल्फ इवेलुएशन। स्टूडेंट की सेल्फ इवेलुएशन को इम्प्रूव किया जाता है। टू डिटरमिन रिपोर्ट कार्ड ग्रेड्स एंड टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस। और ऑब्वियसली अगर हमारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो टीचर्स भी इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट कंसीडर करते हैं कि क्या हमारी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी उतनी अच्छी या उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है कि बच्चे को वो चीज़ समझ आ जाए और वो हमें उतना रिजल्ट दे सके जितना हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ देयर आर सम प्रिपरेशंस ऑफ असेसमेंट टूल्स। हम जब असेसमेंट टूल्स जो हैं वो बनाते हैं तो उनके लिए हमारे पास कौन सी गाइडलाइंस होती हैं। असेसमेंट मस्ट बी अलाइंड विद द करिकुलम। असेसमेंट
उन टॉपिक्स में से, आपके सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स में से की जाती है जो कि आपके करिकुलम का हिस्सा होते हैं। Select or construct assessment that cover the some content, behavior and conditions as those taught in class. वो टॉपिक्स या वो चीज़ें जो हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, हमेशा असेसमेंट उन्हीं के अंदर से की जाती है। ऐसी चीज़ें जो कि क्लास में डिस्कस नहीं हुई, जो चीज़ें क्लास का हिस्सा नहीं रही, जो किसी भी तरह आपके क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिस्कस नहीं हुई, उनसे असेसमेंट नहीं की जा सकती। असेसमेंट मस्ट बी easy to use. Make sure there are directions and scoring procedures. Make the assessment easy to follow. जो भी हम असेसमेंट करते हैं, उस असेसमेंट का प्रोसीजर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। असेसमेंट को इजी होना चाहिए। ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के पेपर बनाए जाएँ, अचीवमेंट टेस्ट तैयार किए जाएँ, तो वो बच्चों के लिए उनको समझना और उन डायरेक्शंस पे अमल करना डिफ़िकल्ट होता है, और टीचर्स के लिए भी समटाइम्स वो चीज़ें बाद में डिफ़िकल्टी का बायस बनती हैं। असेसमेंट मस्ट हैव क्लियरली डिफाइंड पर्पसेस। नो द पर्पस एंड लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली अगर मैं एक क्लास टेस्ट बना रही हूँ, आई शुड नो कि इसका पर्पस क्या है। क्लासरूम टेस्ट के कितने पॉइंट्स होंगे, 0.5, 1 मार्क्स, कितने मार्क्स में उसको अपने सेशनल में देने वाली हूँ, या अगर मैं एक मिड टर्म पेपर बना रही हूँ तो दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स और 15 मार्क्स। तो मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि मिड के पेपर में मुझे कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है और उसके लिए मुझे कितना सिलेबस रिक्वायर्ड होगा। दे शुड असेस रेलिवेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज, और इसमें हमें उन रेलिवेंट टाइप ऑफ नॉलेज को पूरी तरह कवर करना चाहिए। डिसाइड इफेक्ट एंड कॉन्सेप्ट इवेल्युएशन इज सफिशिएंट। नाउ जो भी पेपर बनाए जाते हैं, या तो उन सारे के सारे क्वेश्चन में हम ये देखते हैं व्हाट इज दिस, व्हाट इज करिकुलम, व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज दिस। जो हमारा पेपर होता है दैट वुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्किल्स। उसके अंदर नॉलेज, कंप्रीहेंशन, इवेल्युएशन, सिंथेसिस, रिस्पॉन्सेज, हर चीज़ को एक इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पेपर पैटर्न फॉलो नहीं करवाया जाता, लेकिन एज यू नो वी आर फॉलोइंग अ पैटर्न इन आवर यूनिवर्सिटी। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं उसमें हमारे पास कोशिश की जाती है कि बच्चे को एमसीक्यूज़ के ज़रिए उसके अंदर जितना भी नॉलेज है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए, उन सब चीज़ों को उसके अंदर से बाहर निकाला जाए जहाँ से हमें एक्चुअली पता चलता है कि इसकी कंप्रीहेंशन क्या है। जो कंप्रीहेंसिव टाइप के क्वेश्चन हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे स्टूडेंट से लेते हैं, उनका प्योरली पर्पस ये होता है कि हम बच्चे की एप्लीकेशन देखें, उसका सिंथेसिस देखें, वो चीज़ों को इवैल्यूएट करके क्या क्रिएट कर सकता है, वो चीज़ों को कितना इंटरप्रेट कर सकता है। मीन्स ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ अ सब्जेक्ट वुड कम इन वन पेपर। दे शुड कलेक्ट एन एडिक्वेट सैम्पल, write adequate items, usually 10 for each attribute of a concept। और एक चैप्टर अगर हम मिड टर्म पेपर ले रहे हैं और उसमें हमारे पास 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सारे के सारे 5 चैप्टर्स में से कोई ना कोई क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में ज़रूर शामिल करें। ऐसा नहीं कि पहले 2 चैप्टर्स में से हम अपना पूरा पेपर तैयार कर लें और लास्ट 3 को बिल्कुल छोड़ दें। पेपर में जो हमारा सैंपल है, मीन हमारा जो कंटेंट है जिसमें से हमने पेपर बनाना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा बड़ा सैंपल होगा उतना ही ज़्यादा रिलायबल पेपर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। Assessment should use appropriate scoring rubrics. Use measurement rules that assign points to the smallest relevant units. रूब्रिक्स आर बेसिकली वो रूल्स हैं, वो चीज़ें हैं स्कोरिंग के लिए जो किट तैयार की जाती है। इसका एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर हम आगे चल के 3rd 4th चैप्टर में जो है वो रूब्रिक्स होते क्या हैं, ये कैसे फॉर्म किए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें हम देखेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ फॉर द मीन वाइल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ कि रूब्रिक्स एक्चुअली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके ज़रिए हम एक पेपर को चेक करते हैं। Some assessment should be complex and interactive. Include the most authentic items you can without losing sensitivity to learning or alignment. अब assessment complex भी होती है और interactive भी होती है। Interactive in a way sometimes हम कोई quiz, viva voce इसमें शामिल कर देते हैं। उससे हम जो क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ रहे होते हैं वो हमें उनके जवाब देने में समटाइम्स रिलक्टेंट होता है, तो टीचर उसी क्वेश्चन को किसी दूसरे अल्फाज के साथ मिला के पूछ लेता है, तो स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट हो जाता है।
लेकिन चूंकि रिटर्न पेपर में क्वेश्चन करने की इजाज़त नहीं होती, तो एज इट इज़ जैसे वो चीज़ें तैयार की जाती हैं, स्टूडेंट उनके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हमें सबमिट कर देते हैं. That's all folks. If there are any question you can ask me on the page. Thank you.